दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि हम लोग इस समय फिजिक्स और बायोलॉजी के टेस्ट एक एक दिन के अंतराल पे लगा रहे हैं और रोज 15 क्वेश्चन का टेस्ट लगाते हैं। कभी कभी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पाता, अतः आप चैनल पर भी जाकर देख सकते हो कि वीडियो अपलोड हुआ है कि नहीं। और अगर आप नए हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी यहाँ से बहुत अच्छी होने वाली है। हम लोग फिजिक्स का टेस्ट पूरा कंप्लीट करेंगे, लगभग 500 क्वेश्चन। उसके बाद बायोलॉजी के लगभग 500 क्वेश्चन कवर करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री का नंबर है, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद अन्य सब्जेक्ट को भी कवर करेंगे। तो देखा जाए तो आपकी पूरी तैयारी यहाँ से हो सकती है, और आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके बहुत काम आ सकता है। हाँ, आपको एक बात और बता दें, यहाँ पर जो नंबर के क्राइटेरिया है उसको थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ टोटल 15 क्वेश्चन हैं, और अगर आपके 12 में से 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि बायोलॉजी में आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपके 8 से 12 के बीच में सही हो रहे हैं तब भी आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन अगर आपके 5 से 8 के बीच में सही हो रहे हैं तब आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है। आपको और तैयार करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो चलिए टेस्ट शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है थायराइड ग्रंथि का कार्य क्या होता है। जो थायराइड ग्रंथियां होती, हमारे बॉडी में कई ग्रंथि होती है, तो उसमें एक ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। उसका कार्य क्या होता है? रक्तचाप को नियंत्रित करना, प्रजनन प्रणाली को नियंत्रित करना, उपापचय को नियंत्रित करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। सोचिए, टेस्ट पूरी ईमानदारी से दीजिएगा। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। थायराइड ग्रंथि का काम होता है उपापचय को नियंत्रित करना। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। उपापचय क्या होता है? जैसे हमारे शरीर में नाखून का बढ़ना। उपापचय मतलब आंतरिक मेटाबॉलिज्म जो होता है, जो पाचन शक्ति होती है, मतलब जो शारीरिक वृद्धि होती है, इन सब पे नियंत्रण करता है थायराइड ग्रंथ। हमारे जो शरीर में जो वृद्धि होती है, हमारे शरीर जो बढ़ता है, बाल जो बढ़ते हैं, हमारे नाखून जो बढ़ते हैं, ये सब पर जो नियंत्रण करता है, ये कौन करता है? थायराइड ग्रंथ करता है। थायराइड ग्रंथ मिलती कहाँ है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ भी जाता है। तो थायराइड ग्रंथ मिलती है हमारे गले में, जहाँ से हमारी सांस नलिका है, श्वास नलिका के जस्ट पास में ही थायराइड ग्रंथि है। एक क्वेश्चन और बनता है, दरअसल थायराइड ग्रंथि में बड़ी मात्रा में आयोडीन आयोडीन होता है, और जब उस आयोडीन में कमी होती है तो वो थायराइड ग्रंथ वहाँ पर सूज जाती है, फूल जाती है, जिससे घेंघा रोग हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट रखना, थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लीजिए, ऑप्शन सी सही था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कौन सा रोग पिस्सू के द्वारा फैलता है? सोचिए। ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी टिटनेस, ऑप्शन सी सन्निपात्र, ऑप्शन डी पीला बुखार, येलो फीवर जिसे बोलते हैं। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। ऑप्शन सी सही है, सन्निपात्र। सन्निपात्र जो रोग होता है, ये पिस्सू से फैलता है। पिस्सू आप देखे होंगे, ध्यान नहीं होगा आपको। पिस्सू जो होता है, जैसे हमारी जो घरेलू मक्खियां होती हैं, इन्हीं घरेलू मक्खियों की जैसा होता है, थोड़ा कड़ा होता है, थोड़ा छोटा सा होता है, और ये मक्खियों जैसा ही होता है, लेकिन ये डंक मारता है, मतलब चुभोता है, खून पीता है ये। और ये जब मनुष्यों को काटता है, मनुष्यों में रोग हो जाते हैं। तो ये इसे पिस्सू बोलते हैं। मच्छरों के जैसा भी, मच्छर से थोड़ा मोटा होता है, खासकर रेतीले जगहों पर, समुद्र के किनारे बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो कह रहा है कि पिस्सू से कौन सा रोग होता है? तो ये सन्निपात्र रोग क्या होता है? सन्निपात्र रोग जब हो जाता है तो आदमी के अंदर भूलने की बीमारी बढ़ता जाता है, बेसुध होने लगता है, उसे चक्कर आने लगते हैं, वो कहीं भी खो जाता है, कहीं भी बेहोश हो जाता है। तो ये सन्निपात्र रोग है, याद रखिएगा। भूलने की बीमारी, चक्कर आना, कहीं खो जाना, बेहोश हो जाना, ये सब सन्निपात्र रोग के लक्षण है। और फैलता किससे है? पिस्सू से। पिस्सू कैसा होता है? मक्खियों जैसा, मच्छरों से थोड़ा मोटा, मक्खियों से थोड़ा पतला दिखता है, और खासकर रेतीली जगहों पर जो पिस्सू पाया जाता है, बड़ा खतरनाक होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लीजिए, ऑप्शन सी सही था। अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को जरूरत होती है, जिसको मधुमेह रोग हो जाता है उसको किसकी जरूरत होती है? एंटीबायोटिक की, पेनिसिलिन की, इंसुलिन की। सोचिए। हालांकि एक ऑप्शन और है, लेकिन आंसर यहीं पे तीनों पर भी मिल जाएगा आपको, तो आप इन तीनों में से ही बता दीजिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। ऑप्शन सी सही है, इंसुलिन। मधुमेह रोग क्या होता है? मधुमेह जिसे डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटीज कब होता है?
जब हमारे खून में, ब्लड में शर्करा की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे ही मधुमेह कहते हैं। दरअसल हम जब खाना खाते हैं तो बड़ी मात्रा में ग्लूकोज बनता है और वो ग्लूकोज हमारे रक्त में मिलता है और रक्त के माध्यम से कोशिकाओं तक जाता है और कोशिकाएं उसे ऊर्जा के रूप में, कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया उस ग्लूकोज को ऊर्जा में बदल देता है। लेकिन यह निकालने का मतलब, रक्त से ग्लूकोज निकालने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। लेकिन जब इंसुलिन उस अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, अगर ये ना निकले इंसुलिन, तो रक्त से ग्लूकोज निकलेगा नहीं, रक्त में घुला रहेगा, तो रक्त गाढ़ा हो जाएगा और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने से डायबिटीज रोग हो जाता है। तो मधुमेह, जो डायबिटीज जो रोग है, जो इससे पीड़ित है, उसको जरूरत है कि उसके अंदर इंसुलिन हार्मोन बने। इंसुलिन हार्मोन जाएगा तो उसके अंदर से एक्स्ट्रा जो शर्करा है उसे निकालेगा, तो उसे इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन सी सही है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ देख लीजिए, अगला ऑप्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन था और ऑप्शन सी सही, यहाँ देख लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या बताएं। जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे शरीर में, उसका कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन को पहुंचाना, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया को समाप्त करना, ऑप्शन सी है अरक्तता को खत्म करना, ऑप्शन डी है ऊर्जा का उपयोग करना। सोचिए। चलिए हम बताते हैं आंसर। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को पहुंचाना। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाता है। दरअसल हमारा जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है, रेड ब्लड सेल होती हैं, उनमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में हिम नामक वर्णक होता है जिसकी वजह से वो लाल होता है और इसमें आयरन पाया जाता है। ये क्या करता है? हिम क्या करता है? ऑक्सीजन को अवशोषित करता है और कोशिकाओं तक ले जाता है, कोशिकाओं को ऑक्सीजन देता है और कोशिकाएं ग्लूकोज को जलाती हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में और शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाना। बैक्टीरिया समाप्त करने का काम नहीं होता, रक्तता को खत्म करने का काम नहीं होता और ऊर्जा का उपयोग करने का काम नहीं होता, क्योंकि ऊर्जा तो पहले बनेगी ना, बनेगी तब जब ऑक्सीजन जाएगा। तो ऑक्सीजन कौन ले जाएगा? हीमोग्लोबिन। किसमें पाया जाता है? रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाओं में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन ए सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन डी है अग्नाशय। सोचिए, बड़ा सस्ता क्वेश्चन, बड़ा सरल क्वेश्चन है। चलिए मैं आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये दाहिने तरफ होती है। इसका आकार ऐसे होता है, टोपी के जैसा। आपको एक बार और बताए थे। और ध्यान रखिएगा, यकृत से ही पित्त रस निकलता है और कहाँ इकट्ठा होता है? यकृत के पास ही होता है प्लीहा। प्लीहा में पित्त रस इकट्ठा होता है और निकलता यकृत से है। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट चीज और है यकृत के बारे में, कि यकृत जो है, यकृत केवल कशेरुकी में पाया जाता है, कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। कशेरुकी प्राणी कौन होते हैं? वे प्राणी जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डियां होती हैं, वे कशेरुकी बोले जाते हैं। जैसे मछली हो गया, मनुष्य हो गए, गाय भैंस, सबके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, उन्हीं के शरीर में यकृत पाया जाता है। तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन कई बार आया है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ ऑप्शन ए सही था, देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में कितनी हड्डी होती है? जो नया बच्चा अभी जन्म लिया है, 1-2 दिन 1 महीने का हुआ है, उसके शरीर में कितनी हड्डी होती है? ऑप्शन ए है 206, बी है 230, सी है 280, डी है 300। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। जो नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो उसमें 300 या उससे ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। बाद में शिशु बच्चा जैसे बड़ा होने लगता है, वो हड्डियाँ आपस में जुड़ जुड़ कर एक हड्डी बनने लगती हैं। इसीलिए बच्चे बचपन में ज़्यादा रोते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियाँ उस टाइम जुड़ रही होती हैं और बहुत दर्द कर रही होती हैं। इसलिए बच्चे बचपन में रोते हैं। तो और जो नवजात शिशु होते हैं उनमें 300 या उससे ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। लेकिन जब वो वयस्क हो जाते हैं तो उनमें 206 हड्डियाँ होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। वयस्कों में 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन नवजात शिशुओं में 300 या उससे अधिक हड्डियाँ होती हैं। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ ऑप्शन डी सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक अम्ल,
एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल? सोचिए, चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ऑप्शन बी सही है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। और साइट्रिक अम्ल तो आप नींबू में जानते हो, नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल आप जानते हो पाया जाता है सिरका में। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है टमाटर में। नाइट्रिक अम्ल तो ऐसे मिल जाता है अनेक रासायनिक तत्वों में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, एक चीज़ और, ये जो विटामिन सी है, विटामिन सी हमेशा ऐसी चीज़ों में पाया जाता है जो खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। जैसे आप ले लो, नींबू ले लो, संतरा ले लो, आंवला ले लो, तो और कच्चे टमाटर को भी ले लो, तो इनमें विटामिन सी बड़ी मात्रा में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा होता है ये भी जान लीजिए। स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों में खून आने लगता है, इसको स्कर्वी रोग बोलते हैं, विटामिन सी की कमी से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन बी सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, शरीर के अंदर का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? मतलब ये कह रहा है कि हमारे शरीर में जो अंदर परीक्षण किया जाता है किसके द्वारा करते हैं? कार्डियोग्राम, एंडोस्कोप, स्टेरियोस्कोप, माइक्रोस्कोप। पीसीएस और लोअर पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन सा ऐसा है जो शरीर के अंदरूनी भाग का परीक्षण करता है? सोचिए। चलिए आंसर बता दें आपको। एंडोस्कोप। एंडोस्कोपी का प्रयोग करके शरीर के अंदरूनी भागों का निरीक्षण किया जाता है, शरीर के अंदर के भागों को देखा जाता है। शरीर में छोटा सुराख करते हैं, सुराख करके एंडोस्कोपी को शरीर के अंदर घुसाते हैं, वहाँ पर उसमें से रोशनी निकलती है, रोशनी के माध्यम से शरीर के अंदरूनी भागों को, जैसे किडनी हुआ, अन्य भी जो चीज़ें हुई, उनको शरीर के अंदरूनी भागों, क्योंकि शरीर के अंदर तो अंधेरा है, देखने के लिए कोई उपकरण अंदर जाएगा तो वहाँ उसको रोशनी चलानी पड़ेगी, तो एंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। बाकी कार्डियोग्राम हृदय से संबंधित है। स्टीरियोस्कोप का प्रयोग करते हैं 3D चित्रण के लिए। 3D आप जानते हो, 3D मैपिंग, अब 3D मूवियाँ जो आती हैं तो 3 डायमेंशनल के लिए स्टीरियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। माइक्रोस्कोप, छोटी चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। स्टीरियोस्कोप का प्रयोग कहाँ करते हैं? 3D चीज़ों को देखने के लिए। कार्डियोग्राम का संबंध हृदय से संबंधित है, हृदय के से। और एंडोस्कोप का प्रयोग शरीर के अंदरूनी भाग को देखने के लिए। तो ऑप्शन बी सही था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन बी सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भोजन किस में पचता है? हम जो भोजन करते हैं वो कहाँ पचता है? ऑप्शन ए है यकृत, बी पेट, सी छोटी आंत, डी बड़ी आंत। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। छोटी आंत में पचता है। ये जो भोजन है ये छोटी आंत में पचता है, यकृत में नहीं पचता। और पेट जो होता है, पेट को हम अमाशय बोलते हैं, अमाशय ही हमारा पेट है। तो भोजन जो है अमाशय में नहीं पचता, अमाशय में आके रुका रहता है, उसके बाद वो छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन सी सही है। हाँ, अमाशय में भोजन 2 से 2.5 घंटा आके रुक, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन सबसे पहले अमाशय में आकर, जैसे हम भोजन करते हैं, अमाशय का आकार यू आकार का होता है, अमाशय में आकर 2 से 2.5 घंटा रुकता है, उसके बाद छोटी आंत में जाता है, वहीं पर भोजन पचता है। ऑप्शन सी सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ऑप्शन सी सही था। अगला क्वेश्चन है, ईसीजी किससे संबंधित है? ईसीजी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है मस्तिष्क से, बी हृदय से, सी किडनी से, डी फेफड़े से। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर, हृदय से। इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफी, ईसीजी, इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफी हृदय के धड़कन से संबंधित, उसके जो रक्तचाप से संबंधित चीज़ों से, हृदय की धड़कन किस हिसाब से काम कर रही है, ये उससे संबंधित है। हृदय का अध्ययन किया जाता है, मस्तिष्क से नहीं है, किडनी से नहीं है, फेफड़े से नहीं है। ऑप्शन बी सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ईसीजी पूछा भी गया है कई बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन बी सही था, देख लीजिए। क्वेश्चन है, अग्नाशय से क्या निकलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचिए। इंसुलिन, पित्त, पाचक एंजाइम, लार। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। ऑप्शन ए सही है। हमारे शरीर में जो, अब देखो, ये मुंह से आई है आंत, यहाँ से मुड़ती है, ये अमाशय है।
इसके बाद ये छोटी आंत शुरू होती है। तो अमाशय के नीचे एक पत्ती जैसी संरचना होती है, इसी में से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। और पीछे हमने अध्ययन किया था अभी कि इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है कि जो रक्त में एक्स्ट्रा ग्लूकोज घुल गया है उसको निकाल कर रक्त को पतला करने का काम करता है। यहीं से एक हार्मोन और निकलता है ग्लूकेगान, वो क्या करता है पतले रक्त को गाढ़ा करने का काम करता है। तो दोनों ही अग्नाशय से निकलते हैं। अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अमाशय के जस्ट नीचे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आलू क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आलू क्या है? जड़, पत्ती, फूल, तना? सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं। आलू तना है, ऑप्शन डी सही है। आलू तना है। दरअसल किसी चीज, कोई भी चीज हो, अगर जरूरत से ज्यादा भोजन को इकट्ठा कर ले उसका आकार बदल जाता है। जैसे मनुष्य भी अगर ज्यादा खाना खाने लगे तो एक पतला सा मनुष्य मोटा हो जाता है, बेडौल आकृति का हो जाता है। वैसे सब्जियां जो अपना खाना कहीं ज्यादा इकट्ठा कर लेती हैं तो वहां पर उनका आकार बदल जाता है। आलू ने भी अपने तने में ढेर सारा भोजन इकट्ठा कर रखा है, इसलिए आलू का तना फूल जाता है और वही हम लोग खाते हैं। हम लोग आलू का जड़ नहीं खाते, आलू का तना खाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन डी सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? जो हमारा अमाशय होता है, अभी बताए थे, अमाशय में जाके भोजन 2 से 2.5 घंटा रुकता है। ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है मेथिओनिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी है सिट्रिक अम्ल। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। ऑप्शन सी सही है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अमाशय में बनता है और यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही भोजन को पचाने के काम में आता है। ये अमाशय में जब भोजन 2 से 2.5 घंटा 2 से 3 घंटा जब भोजन अमाशय में रुकता है तो यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें मिक्सचर होता है। जब अच्छे से मिल जाता है तब भोजन सरक कर छोटी आंत में आता है, फिर छोटी आंत में इसका ये पचता है। याद रखिएगा, अमाशय में जो अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल तो आप सिरके में जानते हो पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल आप जानते हो नींबू में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑप्शन सी सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन वसा को कोलेस्ट्रॉल में बदलता है? वसा को कौन, चर्बी को कौन कोलेस्ट्रॉल में बदलता है? ऑप्शन ए है आंत, बी है यकृत, सी है फेफड़ा, डी है किडनी। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। ऑप्शन बी सही है, यकृत। यकृत की फिगर अभी आपको बना के हम दिखाए थे। यकृत का आकृति ऐसे होता है। ये जो यकृत होता है यहीं से निकलता है, पितर साहब को बताए थे। यहीं से यही जो है कोलेस्ट्रॉल को भी, जो इसमें वसा जो इकट्ठा होता है, जो चर्बी इकट्ठा होता है उसे कोलेस्ट्रॉल में बदलने का काम करता है यकृत। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल ही ऐसे मोम जैसे पदार्थ होते हैं जो हमारे ब्लड की वाहिनियों में चिपक जाते हैं, जिससे ब्लड सकरा हो जाता है और खून जाने आने में प्रॉब्लम होने लगती है, जिससे हृदय घात हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो जो ये कोलेस्ट्रॉल बनता है, वसा को जो कोलेस्ट्रॉल में बदलता है वो बदलता है यकृत। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यकृत को ही जिगर बोलते हैं, यकृत को ही कलेजा बोलते हैं, याद रखिएगा यकृत को। और यकृत किन में पाया जाता है? ऐसे प्राणियों में पाया जाता है जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। ध्यान रखिएगा, रीढ़ की हड्डी वाले प्राणियों में ही यकृत पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही था, याद रखिएगा। यहीं से वीडियो, ये क्वेश्चन यहाँ से ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर आपको इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे लोगों के पास शेयर कर दीजिए जिनको ऐसी वीडियो की ज़रूरत है, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।